डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है सीजी सेट पेपर 2 जियोग्राफी मॉडल आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन। हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, इसके हमें मैच करना है। तो सूची 1 में दिया है वो है तरंग की ऊंचाई, तरंग की लंबाई, तरंग प्रवणता और तरंग की आवृत्ति। और सूची 2 में दिया है तरंग की संख्या, तरंग ऊंचाई एवं लंबाई के मध्य जो अनुपात है वो, और दो क्रमिक तरंग के शीर्षों की क्षैतिज दूरी, और दिया है दो क्रमिक तरंग की बीच की लंबवत दूरी। तो तरंग की ऊंचाई मतलब क्या होता है, उसकी लंबवत दूरी हो जाएगी यानी कि ऊर्ध्वाधर। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो ये कहाँ हो जाएगा, ए का 4। फिर है इसकी लंबाई, तो तरंग की लंबाई मतलब क्या हो जाएगी, ये तरंग है और इसकी क्षैतिज दूरी हो जाएगी, वो क्या होगी, इसकी लंबाई कहलाती है। तो बी का 3। और तरंग प्रवणता, तरंग प्रवणता मतलब क्या हो जाएगा, जो हम अभी लंबवत दूरी और क्षैतिज दूरी देखे हैं इसी के जो अनुपात बनता है उसको क्या बोलते हैं, तरंग प्रवणता कहा जाता है, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। फिर है तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति मतलब क्या होते हैं, तरंग कितनी बार आई है। तो ये एक तरंग यहाँ पास आया हुआ है और एक तरंग फिर से आ गया, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि तरंग की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, उसकी आवृत्ति कहलाती है, यानी कि डी का 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या में देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। फर्स्ट है तरंग की ऊंचाई, तो दो क्रमिक तरंग शीर्षों के बीच की लंबवत दूरी। ये आपका क्या हो गया, दो तरंगा हो गया। अब ये इसका शीर्ष हो गया, इसके मध्य की जो लंबवत दूरी है यानी कि खड़ी दूरी या ऊर्ध्वाधर दूरी भी आप लोग बोलते हैं, ये इसकी ऊंचाई को दर्शाता है। ठीक। फिर है तरंग की लंबाई, यानी कि दो तरंग जो हो गया उसकी मध्य की जो क्षैतिज दूरी है, यानी कि ये क्षैतिज दूरी यही इसकी लंबाई हो जाएगी। फिर तरंग की प्रवणता, आप जो लंबवत दूरी और क्षैतिज दूरी देखे हैं इसके मध्य का जो अनुपात बनेगा वही क्या हो जाएगा, इसकी प्रवणता। फिर है तरंग की आवृत्ति, तो तरंग की आवृत्ति मतलब तरंग कितनी बार आई हुई, जैसे कि यहाँ पर 2 बार तरंग दिखाए हुए हैं, एक तरंग और 2 तरंग। तो ये क्या हो जाएगी, तरंग की संख्या जो है इसकी आवृत्ति कहलाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जल की अधिक लवणता हेतु उत्तरदायी है, यानी कि समुद्री जल की जो लवणता है उसको बढ़ाने के लिए कारक कौन कौन से है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है उच्च वाष्पीकरण, ये ठीक है। उच्च तापमान, ये ठीक है। उच्च वर्षा, ये गलत है, क्योंकि यदि वर्षा उच्च होगा तो उसे स्वच्छ जल की प्राप्ति होगी और वहां का लवणता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर है उच्च वाष्पीकरण, उच्च तापमान और निम्न वर्षा, तो ये ठीक है, क्योंकि उसे स्वच्छ जल की प्राप्ति नहीं होगी तो वहां की लवणता और बढ़ती जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो रहा है। बाकी को भी देख लेते हैं। सी में दिया है निम्न वाष्पीकरण, निम्न तापमान और उच्च वर्षा, तो ये क्या कर रहा है, आपकी लवणता को कम कर रहा है। फिर है निम्न वाष्पीकरण, निम्न तापमान और निम्न वर्षा, ये भी आपकी लवणता को कम कर रहा है, यानी कि आपका आंसर डी हो गया, सॉरी बी हो गया। ठीक, बी आपका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन, समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर होता है किस नाम से जाना जाता है। समुद्री टीला, तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है आपका, समुद्र के अंदर का कुछ समुद्री टीला है। एक क्या होता है, ऐसा होता है। और जो सपाट शिखर वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुयाट के नाम से जानते हैं। और जो जिसका नुकीला सिरा होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको कटक के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या बोला है, सपाट शिखर, यानी कि ये क्या है, गुयाट है। गुयाट को हम लोग क्या बोलते हैं, निमग्न द्वीप के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है। फर्स्ट है फ्लोरिडा, फाकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा और क्यूराइल की धारा। तो ये जो बी, सी और डी है, फाकलैंड, लेब्राडोर और क्यूराइल की धारा, ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती है, ये आपकी ठंडी जलधारा है। और ये जो फ्लोरिडा की धारा है ये आपकी गर्म जलधारा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट है। ये फ्लोरिडा की जलधारा कहाँ पर बहती है, ये जो अटलांटिक महासागर है इसमें बहती है। यहाँ पर, यहाँ से क्या होती है, थोड़ा डायग्राम बना देते हैं इसका। ये आपका क्या है, ये मेक्सिको की खाड़ी है आपकी, और जो इधर से क्या होती है, एक गर्म जलधारा बहती आती है, उत्तरी अटलांटिक धारा बोलते हैं इसको। ये बहते हुए आता है और यहाँ पर टकरा करके जो ब्राजील का तट है और यहाँ मेक्सिको का जो वो लगा हुआ है, यहाँ पर से टकरा करके ये क्या होता है, दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक ब्राजील की साइड और एक इधर जाता है मेक्सिको खाड़ी की तरफ। जो मेक्सिको की खाड़ी तरफ जाता है उसको बोलते हैं फ्लोरिडा की धारा, यहाँ पर बहता है और आगे चल करके ये गल्फ स्ट्रीम की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गर्म जलधारा है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आपकी चल रही है। ठीक, तो ये आपका गर्म जलधारा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कारण और कथन दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। इसमें अभिकथन जो दिया है वो है
मध्य अंध महासागरीय कटक के दोनों ओर नवीन बेसाल्ट की क्रस्ट है। तो ये आपका राइट है। वो कैसे? क्योंकि जो अंध महासागर है उसमें क्या है, मध्य अटलांटिक कटक बन रहा है। ये अंध महासागर में कटक का निर्माण हो रहा है। तो कटक का निर्माण होता है तो क्या होता है, नवीन परतों का लगातार निर्माण होते रहता है, यानी कि ये नवीनतम बेसाल्ट का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड जो कारण दिया है वो देख लेते हैं। मध्य अंध महासागरीय कटक दोनों तरफ अभिसारी संचलन चल रहा है। अभिसारी नहीं, इसको अपसारी बोलते हैं। ठीक है, अभिसारी में क्या होता है, अभिसारी में दो प्लेट क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आते हैं, इसको बोलते हैं अभिसारी। तो इसमें कटक का निर्माण नहीं होता है। कटक का निर्माण किसमें होता है, जो अपसारी होता है, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो इसमें क्या होता है, कटक का निर्माण होता है। तो ये क्या है आपका, अभिसारी नहीं अपसारी प्लेट है। क्या है, अपसारी प्लेट। तो ऑप्शन बी क्या है, ये गलत है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी। ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थिव विकिरण जाना जाता है, जो पार्थिव विकिरण है वो किस रूप में जाना जाता है, प्रति विकिरण के रूप में या यानी कि काउंटर रेडिएशन, फिर है आकाशीय विकिरण के रूप में, ये भी नहीं है, फिर है प्रभावशाली विकिरण और प्रत्यक्ष विकिरण। तो जो पार्थिव विकिरण है वो क्या है, प्रत्यक्ष विकिरण तो नहीं हो सकता, ये प्रत्यक्ष विकिरण सूर्य से आता है। ठीक है, फिर है आकाश विकिरण, ये भी सूर्य से आएगा। प्रति विकिरण ये भी नहीं है, ये पार्थिव विकिरण जो है ये प्रभावशाली विकिरण है। ठीक, फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, जब ग्रीष्म काल में कपासी बादलों के द्वारा होने वाली वर्षा धरातल पर पहुंचने से पूर्व ही वाष्पीकृत हो जाती है, यानी कि गर्मी के दिन में क्या होता है, तीव्र सूर्य का तापमान रहता है और वहां पर क्या होता है, थोड़ा बहुत जो वर्षा होती है वो धरातल में पहुंचने से पहले ही वहीं से वापस हो जाता है, यानी कि बाष्प बन के उड़ जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीरगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाया है तो इसका व्याख्या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परतों को वायुमंडल की निम्न परत से उचली परत तक के हमको व्यवस्थित करना है, यानी कि नीचे से ऊपर तक के इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है अधोमंडल, यानी कि इसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये क्या है, क्षोभ मंडल है। ठीक, फिर है मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे में कौन सी परत होती है, सबसे नीचे में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, जहाँ पर क्या होती है, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो होती है। ठीक है, तो ये आपका क्षोभ मंडल हो गया। इसके बाद क्या आता है आपका, संताप मंडल आता है, जहाँ पर क्या होता है आपका एयरप्लेन वगैरह चलती है। तो संताप मंडल कौन सा जाएगा, ये सेकेंड आपका संताप मंडल हो गया। ठीक, इसके बाद कौन सा आता है, मध्य मंडल आता है, जहाँ पर आपके एस्ट्रॉइड वगैरह हो गया वो रहते हैं या वहां पर ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मध्य मंडल हो जाता है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद आपका जो आता है वो है आयन मंडल, यानी कि जहाँ पर आपका रेडियो तरंग वगैरह होता है ना, जैसे मोबाइल वगैरह में बात करते हैं तो वो सभी वहां पर से विकिरण होता है। तो ये कौन सा हो जाता है आपका, आयन मंडल आता है। आयन मंडल के बाद सबसे बाहर में कौन सा रहता है, बहिर्मंडल बोलते हैं, जिसको एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, डी, बी और सी और ई, यानी कि कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया और ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, यानी कि ए हो गया, डी हो गया और 3 हो गया। यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट है, देख लीजिए। ए क्या हो गया आपका, क्षोभ मंडल है और डी क्या है, संताप मंडल है, बी जो है मध्य मंडल और सी जो है आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। ठीक, आपका आंसर डी राइट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल को ध्यान में रखते हुए सौर्य ताप का कमजोर होना मुख्य रूप से निर्भर करते हैं, यानी कि जो सूर्य ताप है वो कमजोर कैसे होता है, इसको हमें अध्ययन करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है चयनात्मक प्रकीर्णन, प्रसरित प्रवर्तन और अवशोषण। सेकेंड में दिया है प्रसरित विकिरण, संवहन, घनीभूत और गुप्त की ऊष्मा। ठीक है, फिर सी है प्रभावशाली विकिरण, चयनात्मक प्रकीर्णन, अवशोषण। फिर है डी अवशोषण, घनीभूत की गुप्त ऊष्मा और प्रसरित प्रवर्तन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट है। वो कैसे होगा ये देख लेते हैं। क्या होता है, सूर्य से विकिरण आता है, उसको वो कहता है होता है लघु तरंग के रूप में आता है। अब ये विकिरण क्या हो जाता है, कुछ ऊपर से ही जो धूल कण है या बादल वगैरह है उससे
डायरेक्ट प्रवर्तित हो जाता है या प्रकीर्ण हो जाता है, ठीक है। और कुछ क्या होता है, नीचे आता है, पेड़ पौधे या जल द्वारा उनको फिर क्या कर दिया जाता है, उसको प्रवर्तित कर दिया जाता है। कुछ क्या हो जाता है, अपने आप ही प्रकीर्ण हो जाता है, कुछ प्रवर्तित हो जाता है। और इसके बाद क्या हो जाता है, कुछ बादल वगैरह जो है उसको अवशोषण कर लेता है, या कुछ धरातल अवशोषण कर लेता है। इस प्रकार से क्या होता है, कमजोर हो जाता है ये जो तरंग है वो, यानी कि जो विकिरण है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इसका कारण कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। चयनात्मक प्रकीर्णन, प्रसरित प्रवर्तन और अवशोषण, यानी कि कुछ ऊपर से ही प्रकीर्ण हो जाते हैं, कुछ प्रवर्तित कर दिए जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। इसके वजह से ये कमजोर हो जाता है, ठीक। फिर अगला जो है वो है महासागरीय जल के तापमान का क्षैतिज वितरण मुख्य रूप से प्रभावित होता है। यानी कि महासागरीय जल के तापमान का क्षैतिज वितरण मतलब क्या हो जाएगा, वो जो इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो प्रवाहित हो रहा है, या सतही जल जो है उसको हम लोग इसमें दर्शाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये दिया है महासागरीय जल की गहराई, महासागरीय धाराएं तथा प्रचलित पौने। तो महासागरीय जल की गहराई ये क्या दिखा रहा है, उसके ऊर्ध्वाधर को दर्शा रहा है, तो ये तो गलत हो गया फर्स्ट। फिर सेकेंड ऑप्शन जो दे है वो महासागरीय जल धाराओं, महासागरीय जल की गहराई अक्षांश, तो ये इसमें गहराई वाला आ गया, यानी कि ये भी ऊर्ध्वाधर को दर्शा रहा है और इसमें क्षैतिज वितरण पूछा है, ठीक। तो ये भी कट हो गया आपका। फिर प्रचलित पवन अक्षांश और महासागरीय धाराएं, ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रचलित पवन जो आपका यहाँ पास क्या है, भूमध्य रेखा जा रहा है, ठीक। और यहाँ पास आपका मकर रेखा और ये आपका कर्क रेखा यहाँ पास से जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है आपका कर्क रेखा। तो यहाँ पास क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर एक विषुवत रेखी जलधारा बहते हुए आता है। तो यहाँ पास तापमान को कैसे प्रभावित करता है, ये गर्म होता है, ठीक है। यहाँ पास तापमान उच्च होता है और यहाँ पास ऐसे हुए बहते हुए जाता है। ये सभी क्या होता है, ये गल्फ स्ट्रीम आ गया। ये जो गल्फ स्ट्रीम है वो क्या करता है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है वो यहाँ पास ठंडी जो जलधारा है ये इस ओर ऐसे बहते हुए जाता है, लेकिन यहाँ पास को क्या करता है, प्रभावित करके गर्म कर देता है। यानी कि ये जो यूरोप का पश्चिमी तट है उसको भी क्या कर देता है, ये गल्फ स्ट्रीम गर्म कर देता है। यानी कि जो जलधारा है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। जो ठंडी जलधारा है वो वातावरण को ठंडा कर देता है, जो गर्म जलधारा है वो वातावरण को गर्म कर देता है। फिर है महासागरीय जो जलधारा है वो तो देख लिए। फिर है प्रचलित पवन, प्रचलित पवन भी क्या करता है, जो गर्म पवन है वो वहां पर के वातावरण को गर्म कर देगा, और ठंडी पवन है वो शुष्क रहता है वो ठंडी कर देगी। फिर है अक्षांश, तो अक्षांश में भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो विषुवत रेखा है वहां पर क्या होता है, सूर्य का ताप तेज पड़ता है और सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर तापमान अधिक रहता है। इस प्रकार से ये क्या करता है, महासागरीय जल की जो क्षैतिज वितरण है उसको प्रभावित करता है। उसमें आंसर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में है अक्षांश, प्रचलित पवन और महासागरीय जल की गहराई दिया है, तो वो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण। तो कथन में फर्स्ट दिया है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सबसे महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग है। तो ये राइट है, क्योंकि ये विश्व की सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, प्रथम स्थान में है, ठीक है। फिर कारण दिया है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विकासशील तथा विकसित राष्ट्रों को जोड़ता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वो कहाँ पास है, ये आपका क्या हो जाता है, उत्तरी अमेरिका वाला तट है। और ये यहाँ पास क्या है आपका, यूरोप वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये आपका यूरोप है। तो ये कहाँ पास है, ये यहाँ पास है आपके, ये है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग है। तो ये किसको जोड़ रहा है, ये यूरोप का है, विकसित देश है, ठीक है। यूरोप भी विकसित है और उत्तरी अमेरिका वाला जो क्षेत्र है महाद्वीप, ये भी क्या है, विकसित है। तो ये विकासशील और विकसित राष्ट्र को नहीं जोड़ रहा है, ये विकसित और विकसित राष्ट्र को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन 2 जो है वो गलत हो गया और ऑप्शन ए सही है। यानी कि ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है, ये आपका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन आज का यही रोकते हैं, आगे कल देखेंगे।